नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि जहां भी हों अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसका नाम है माँ लीगल रिसर्च सेंटर। तो इसमें फिर मैं आप लोगों के सामने एक चर्चा करने जा रहा हूं। बेहद ही महत्वपूर्ण मामला जो इसमें चल रहा है, जिसकी सुनवाई जो है कि 23 मई 2022 को, अर्थात कल, आज मैं 24 मई को इस वीडियो को बना रहा हूं और आपके सामने रिलीज़ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, कल अर्थात 23 मई को ज्ञानवापी जो मामला मस्जिद से संबंधित है, वो पे सुनवाई जिला जज साहब ने किया हुआ था और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीते दिनों आया था, उसके अनुसार ही इस मामले की सुनवाई जिला जज को करनी है। तो जिला जज ने जो 23 तारीख को सुनवाई किया था, उसमें सबसे पहले यही बिंदु उठाया गया था, वाद की पोषणीयता के संबंध में। याद पोषणीय है कि नहीं, वाद चलने लायक है कि नहीं, तो इसके संबंध में, और इसके संबंध में दोनों पक्षों से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। तो और इसके संबंध में अगली सुनवाई 26 मई को होनी है। तो तब तक दोनों पक्षों को वाद की पोषणीयता के संबंध में अपना पक्ष से संबंधित जो भी लिखित बात दाखिल करनी है वो दाखिल कर दें और करने को कहा है, और सुनवाई जो है इस पर 26 मई को होनी है। तो मैं बताऊं दोस्तों, वाद की पोषणीयता के संबंध में अर्थात जो भी दावा किया जाता है उसके पोषणीयता के संबंध में एक विधि है, अर्थात जो विधि जैसे जो भी जिस प्रकार की विधि वाद दायर किया जाता है उससे संबंधित एक विधि होती है। तो सिविल मामले से संबंधित ये दावा है, अर्थात पूजा स्थल जो संपत्ति के संबंध में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके संबंध में पूरी अच्छी प्रक्रिया जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है। ठीक है दोस्तों, 1908 में जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में पूरी व्यवस्था दिया हुआ है कि कोई भी सिविल वाद कैसे चलेगा, पोषणीय है या नहीं, खारिज करने जो भी है वो इस प्रक्रिया में बताया गया है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि वाद की पोषणीयता के संबंध में जो CPC अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है, उसका आदेश 7 नियम 11 में बताया गया है। तो इसमें 6 आधार दिए गए हैं कि कोई वाद चलेगा या नहीं चलेगा, कोई वाद न्यायालय इन आधारों पर जो बताया गया है इसमें नियम 11 में, उसमें 6 आधार बताएंगे, उसके आधार पर न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। तो इसी 6 आधारों में से वाद को परखा जाएगा कि वाद जो है पोषणीय है, चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं क्रम से आप लोगों को एक एक बताता हूँ। तो जो पहला आधार है, जो नियम 7 CPC अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम जो 7 का जो आदेश 7 का नियम 11 है, उसमें 6 आधार दिए गए। उसमें से पहला है कि जो भी दावा किया जाता है, यहाँ 1 मिनट रुकता हूँ मैं दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि दावा किया जाता है तो वो वाद पत्र दाखिल करके किया जाता है, और वाद पत्र में जो भी विषय रहती है वादी का, वो उसके संबंध में अपना शॉर्ट में अपने मूलभूत चीज़ों को बताते हुए दावा दाखिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला पॉइंट यही बताया गया है नियम आदेश 7 नियम 11 में, कि पहला पॉइंट है कि कोई भी वाद पत्र, किसी भी वाद पत्र से अगर वाद के हेतुक या वाद कारण का पता नहीं चलता है तो उसके आधार पर दावा खारिज हो सकता है, न्यायालय कर सकती है खारिज। दूसरा आधार बताया है कि दावा में जो भी अनुतोष मांगा गया है, उस अनुतोष के हिसाब से उस अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो और न्यायालय ने उसको सही करने के लिए टाइम दिया हो, इस टाइम के अंदर आप सही कर दीजिए। अगर पक्षकार द्वारा उसको सही नहीं किया जाता उस टाइम के अंदर, तो जो है कि न्यायालय जो है उसको क्या कर सकता है, वो दावा को खारिज कर सकता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि यदि वाद मांगा गया अनुतोष जो है का मूल्यांकन सही किया गया है, लेकिन जो कोर्ट फीस है अर्थात कोर्ट फीस जो दिया गया है वो है अपर्याप्त शुल्क जमा किया गया है, और न्यायालय ने आदेश किया है कि इसको आप उचित जो कोर्ट फीस है उसको जमा कीजिए। अगर उसने नहीं जमा किया समय के अंदर पक्षकार ने, तो उसको उस आधार पर दावा खारिज हो सकता है। चौथा पॉइंट इसमें जो है वो बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है। अगर वादपत्र से जो कथन किया गया है, वादपत्र में जो भी लिखा गया है, उससे पता चलता है कि इसके संबंध में कोई भी विधि है जो इसके तहत वर्जित है, अर्थात वादपत्र से जो भी
पता चल रहा है उसके संबंध में विधि द्वारा वर्जित है, इसके संबंध में दावा दाखिल नहीं हो सकता है, तो उसके आधार पर वाद जो है न्यायालय खारिज कर सकती है। पांचवा आधार है कि वाद पद को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। और छठा लास्ट आधार है कि पक्षकारों द्वारा नियम 7 का पालन नहीं किया गया है, तो इसके आधार पर दावा खारिज हो सकता है। तो इसमें बेहद महत्वपूर्ण आधार इसमें दिया गया है कि वाद पद से के कथनों से पता चलता है कि ये वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। तो ये महत्वपूर्ण है इस ज्ञानवापी मामले से संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताऊं दोस्तों, इस पे जो कानून बना हुआ है वो कानून है, ये पूजा स्थल से संबंधित मामला है। तो पूजा स्थल से संबंधित कानून है पूजा स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम 1991 का। तो 1991 का जो अधिनियम है उसके इतिहास के बारे में मैं चर्चा करूं दोस्तों आप लोगों के सामने। तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, वो आंदोलन, उस आंदोलन का उद्देश्य था ये कि जो अयोध्या में, काशी में और मथुरा में जो भी पूजा स्थल हैं उसको एक बार फिर हिंदुओं के नियंत्रण में दिया जाए। और ये आंदोलन 1991 में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो मैं बताऊं दोस्तों कि उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस में जो पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। तो पीवी नरसिंह राव ने जो है कि ये विशेष पूजा स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम 1991 का बनाए और लागू किए। तो इस कानून के संबंध में मैं थोड़ा सा जो धाराएं इसमें दिए गया है उसके विषय में मैं चर्चा करूं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। तो मैं बताऊं दोस्तों, इस कानून का धारा 2 ये बताती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा संबंध में जो भी पूजा स्थल है और जो भी उसके बदलाव के संबंध में कोई भी कार्रवाई, याचिका या अपील दाखिल है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और तीसरा धारा 3 बताती है कि पूजा स्थल जो है कि का किसी आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी भी धर्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, किसी भी अलग धर्म के को नहीं दिया जाएगा, परिवर्तित नहीं किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि पूजा स्थल को किसी एक ही धर्म के किसी एक वर्ग को भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो धारा 4 है उसमें 2 भाग है। उसमें पहला भाग में बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो मौजूदा स्थिति में कोई भी पूजा स्थल है उसका बरकरार उसी तरह से रहेगा। और इसमें दूसरा भाग ये कहता है, 4 का दूसरा भाग बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल है उसमें उसको परिवर्तित उसके चरित्र को परिवर्तित करने से संबंधित जो भी कार्रवाई या अपील दावा दाखिल है उसको समाप्त किया जाता है, और उसके संबंध में कोई भी नया दावा नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद कोई परिवर्तन अगर किया गया पूजा स्थल में तो उसके संबंध में नई कार्रवाई, नया दावा दाखिल किया जा सकता है। इस कानून का जो 5वां धारा है वो बताती है कि ये कानून किस पे लागू नहीं होगी। तो उस समय बहुत ही चर्चित मामला था श्री राम जन्मभूमि का मामला। तो ये बताया गया उसमें है कि श्री राम जन्मभूमि मामला या इससे संबंधित जो भी अपील कार्रवाई चल रही है उस पर लागू ये नहीं होगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये क्रम से आप लोगों को मैंने समझाया, अब अच्छे से सुनिएगा, उसको समझिएगा। तो जो ये इसमें बताया गया है दोस्तों, उसका जो 5वां धारा बताती है कि ये एक पूजा स्थल पर लागू होगा, दूसरे पूजा स्थल पर लागू नहीं होगा। तो ये 2 पूजा स्थलों के विषय में विभेद करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब वाद की पोषणीयता पर 26 मई को सुनवाई करना है जिला जज साहब को। उसके संबंध में दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष रखने को कहा हुआ है। तो ये तो अब इस कानून के हिसाब से तो वो वर्जित है, वाद जो दावा किया गया है। लेकिन ये क्या ये कानून वैध है या अवैध है, कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसके विषय पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक तरह से बताऊं, आप लोगों को समझाऊं दोस्तों कि जब भी किसी कानून का मामला उठता है वैधता और अवैधता के संबंध में, कोई कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है इसके संबंध में, तो न्यायपालिका 3 आधारों पे या 3 कसौटियों पे उसको कानून को कसा जाता है। 3 आधार देखा जाता है। पहला,
क्या वह कानून भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकार की व्यवस्था दी गई है, मूल अधिकार प्रदत्त किया जाता है। अर्थात मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। तो जो इस भाग के द्वारा भाग 3 के द्वारा मूल अधिकार दिया गया है, क्या वह कानून इन मूल अधिकारों को छीनती है या समाप्त करती है या उसका उल्लंघन करती है, तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार यह है कि क्या यह कानून संविधान के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करती है, तो इसके आधार पर भी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और तीसरा आधार है कि जिस विषय पे कानून बना है और वह विषय जिस संस्था ने कानून बनाया है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार उस संस्था को थी या नहीं। हर संस्था को, या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ठीक है, इनको अलग अलग विषय दिया हुआ है, उस पर कानून बनाने का अधिकार उनको है। तो मैं बताऊं विषय के वर्गीकरण के बारे में मैं चर्चा करूं दोस्तों आप लोगों को कि हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ दिया हुआ है। 12 अनुसूचियों में से 7वीं जो अनुसूची है वो विषयों के बारे में बताया गया उसमें। तो उसमें 3 सूची दिया हुआ है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में जो विषय दिया हुआ है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, उस पर विधि वो बना सकती है, ठीक है। और दूसरी सूची है राज्य सूची का, उसमें जो विषय दिया गया है उस पर राज्य सरकार का अधिकार है, उसके संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है। और तीसरी अनुसूची दिया हुआ है वो समवर्ती सूची है, जिस पर दोनों सरकारों का अधिकार है विधि बनाने का। और पूजा स्थल का जो विषय है वो राज्य सूची के विषय में आता है, अर्थात राज्य सूची ही इस पे जो है कि राज्य सूची जो है में आती है ये। तो राज्य सूची पे जो विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। तो इस पे कानून कौन बनाया है? पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का केंद्र सरकार ने। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण होगा इस कानून के वैधता और अवैधता के संबंध में। और दोस्तों मैं बताऊं कि बहुत ही न्यायपालिका का अधिकार है ये जो है न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार, अर्थात न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार। किसी भी मामले में से संबंधित, कानून से संबंधित हो, कोई भी मामला हो, तो कानून के संबंध में ये बहुत ही अधिकार जो है महत्वपूर्ण है। और इस अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। और उस किस वाद में घोषित किया गया है? तो वह वाद है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। उसमें पूर्वावलोकन या न्याय समीक्षा का जो अधिकार है न्यायपालिका का, उसको आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। और आधारभूत ढांचे के संबंध में जो वाद है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AR 1973 SC। इसमें बताया गया है दोस्तों कि आप संविधान के मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में या कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। संसद जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को वो नष्ट नहीं किया जा सकता है। और इसमें ये भी बताया कि संविधान का सर्वोच्चता जो है आधारभूत ढांचा है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कानून न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करता है, न्यायपालिका के अधिकार को, जो अधिकार है न्यायिक समीक्षा करने का, या संविधान के आधारभूत ढांचे को समाप्त करता है कोई कानून, तो वह असंवैधानिक होगा, वो कानून अवैध होगी। तो ये आधार हैं। तो इस कानून के द्वारा जो पूजा स्थल 1991 का है, इसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है न्यायपालिका का आधारभूत ढांचा है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और यह कानून मूल अधिकार जो दिया गया है सभी को, जो 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है, वह है धर्म की स्वतंत्रता। अर्थात इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने, छोड़ने या उसका प्रचार प्रसार करने, उसके संबंध में पूरी व्यवस्था करने, उसके संबंध में जो है कि मंदिर बनाने या कोई भी संस्था बनाने या उसके लिए संपत्ति अर्जित करने,
कोई भी विधि व्यवस्था करने की पूरी स्वतंत्रता है, जिसको ये कानून जो है धूमिल करती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस संबंध के संवैधानिकता को लेकर, ठीक है, वैधता को लेकर। तो इस पे जो हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और इस पे अपना निचोड़ व्यू रखिएगा कि क्या ये कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको कि क्या ये वाद चलेगा या इस वाद से संबंधित जो भी कानून है, ठीक है, वो कानून जो है कि सही है गलत है, ठीक है दोस्तों, वैध है कि अवैध है। तो दोस्तों ये था आप जो पूजा स्थल का विषय वो किस सूची में आता है, उस पर कानून कौन बनाया है, ठीक है, ये मूल अधिकार को छीनती है, कम करती है, न्यायिक उल्लंघन के अधिकार को ख़त्म करती है या नहीं करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझें और इस पर अपना व्यू दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।